किसी महापुरुष ने कहा है, रिस्क है तो इश्क है। तो क्या सच में रिस्क ही इश्क है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को रिस्क अवर्स माना गया है। यानी कि इन्वेस्टर्स रिस्क तभी लेते हैं जब उनको उस रिस्क के बदले कुछ रिटर्न ऑफर होता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में, जो कि इन्वेस्टर्स यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थॉटफुल कैपिटल। माय नेम इज आकांक्षा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी पहली स्ट्रैटेजी की तरफ, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी कहती है हर एक इन्वेस्टर को अपना एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। तो हमने जान लिया कि इन्वेस्टर्स को वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, पर ये होता क्या है? तो इसके लिए मान लीजिए कि आपके पास एक बास्केट है और उस बास्केट में आपको तरह तरह की सिक्योरिटीज रखनी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करती हो। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मान लीजिए आपकी एक सिक्योरिटी बहुत ही पुअर परफॉर्म करती है और एट द सेम टाइम आपकी दूसरी सिक्योरिटी आउट परफॉर्म करती है मार्केट को। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस हुआ है पहली सिक्योरिटी पे, वो दूसरी सिक्योरिटी के गेन से ऑफसेट हो जाएगा, और यही फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का। और इसीलिए कहा गया है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिफिकेशन का यूज करके हम कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो भूल कर भी अपना सारा पैसा एक सिक्योरिटी में मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप स्मार्ट हैं, वाइज हैं और रैशनल हैं तो स्मार्टली एक्ट करें और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठाएं। बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ, यानी कि हेजिंग। हेजिंग का यूज करके इन्वेस्टर्स अपने एग्जिस्टिंग रिस्क एक्सपोजर को मिनिमाइज करते हैं। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेजिंग का यूज करके आप अपने रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क को एक सर्टेन लेवल तक मिनिमाइज कर सकते हैं। बट हेजिंग को समझने के लिए एक आसान तरीके से मान लीजिए कि आपने कोई कार इंश्योरेंस या आपने कोई होम इंश्योरेंस परचेज किया है। तो अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है या आपके घर को आग लग जाती है, तो इस केस में आपका जो लॉस होगा वो केवल जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है इतने सालों में इंश्योरेंस कंपनी को, वहीं तक सीमित हो जाएगा। अब हेजिंग काफी एरियाज में यूज करी जाती है, जैसे कि कमोडिटीज के केस में हेजिंग काफी पॉपुलर है। स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे कि व्हीट, राइस, शुगर, और अगर हम मेटल प्रोडक्ट्स की बात करें, इन केस में प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए हेजिंग का यूज करा जाता है। फर्दर सिक्योरिटीज के केस में, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस। तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो जाते हैं ताकि अपने आप को सेफ गार्ड कर सके, अपने आप को हेज कर सके। और इंटरेस्ट रेट से होने वाले रिस्क, जैसे कि लेंडिंग रेट्स में चेंजेस आ जाना, बोरोइंग रेट में चेंजेस आ जाना, इनसे जो रिस्क क्रिएट होता है उससे बचने के लिए भी हेजिंग का यूज किया जाता है। फर्दर डॉलर में फ्लक्चुएशंस होने की वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है उससे अपने आप को बचाने के लिए कंपनीज पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हैं और पहले से ही वो डॉलर का एक फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड रेट डिसाइड कर लेती है, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो भी जाती है तो भी वो अपने आप को एडवांस में बचा सके, अपने आप को हेज कर सके। तो चलिए अब हम जानते हैं हेजिंग के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान तरीके से एक आसान सा एग्जाम्पल डिस्कस करके। मान लीजिए कि एक फार्मर है। एक फार्मर को लगता है कि 2 महीने बाद वो 200 किलो पोटैटोज को हार्वेस्ट कर लेगा। अब उसको खतरा है यहाँ पे प्राइस रिस्क का। अब उसको लगता है कि फ्यूचर में पोटैटोज का प्राइस कम हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो अब अपने प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए एक फार्मर जो जाता है मैकडॉनल्ड्स के पास, और वो मैकडॉनल्ड्स से को कहता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और मैं आपको 2 महीने बाद पोटैटोज दे दूंगा 25 रुपए किलो के हिसाब से, जो कि करंट मार्केट प्राइस है। तो मैकडॉनल्ड्स कहता है ओके, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स को तो पोटैटोज चाहिए अपने आलू पैटी के लिए। तो मैकडॉनल्ड्स कहता है कि ठीक है, मैं आपसे 2 महीने बाद पोटैटोज खरीद लूंगा एट 25 पर केजी।
तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे फार्मर ने अपने प्राइस रिस्क को हेज कर लिया बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैकडॉनल्ड्स। तो अगर फ्यूचर में भी अगर प्राइस जो है फ्यूचर में 18 रुपीज केजी हो जाता है तो यहाँ पे जो फार्मर है उसको काफी फायदा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस 28 रुपीज हो जाता है तो भी फार्मर को इतना कोई खासा लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने आप को पहली एक मिनिमम रेट लेके उसने आपको पहले ही सेफगार्ड कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, यानी कि आर्बिट्राज। आर्बिट्राजर्स स्टॉक मार्केट की वो चालाक लोमड़ी है जो कि मार्केट के गैप्स को फाइंड आउट करने में लगी रहती हैं। यानी कि आर्बिट्राजर्स मार्केट के गैप्स को एनालाइज करते हैं और उन गैप्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके बिना रिस्क लिए अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जो चलिए अब हम जानते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एसबीआई का करंट मार्केट प्राइस बीएससी पर है 2450 रुपये। एट द सेम टाइम एसबीआई का करंट मार्केट प्राइस एनएससी पर है 2500 रुपये। अब यहाँ पर एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, यानी कि एक आर्बिट्राजर बीएससी पर बाय पोजीशन ले लेगा, एट द सेम टाइम वो एनएससी पर एक सेल पोजीशन ले लेगा। यानी कि वो बीएससी पर 2450 रुपये में खरीद के एनएससी पर 2500 रुपये में बेच देगा और बिना रिस्क लिए 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लेगा। और ये होता है आर्बिट्राज प्रोसेस। धीरे 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 सारे इन्वेस्टर्स की नज़रें स्टॉक मार्केट पे पड़ती हैं और वो देखते हैं कि अच्छा ऐसे प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं, तो वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करने लगते हैं। एट द सेम टाइम बीएससी पर धीरे धीरे एक बाय प्रेशर क्रिएट होता है और एनएससी पर एक सेल प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि डिमांड और सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है। यानी कि आर्बिट्राज प्रोसेस हेल्प करता है स्टॉक मार्केट में इक्विलिब्रियम को अचीव करने में। यानी कि वो हेल्प करेगा एसबीआई के प्राइस को दोनों एक्सचेंजेस पर एकदम इक्वल लाने में, और यही होता है आर्बिट्राज प्रोसेस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।